तो अर्जुन मेघवाल अपनी बात रख रहे थे। अब सीधे रुक कर रहे हैं हम भरतपुर के हलेना का, जहां योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा में है और अपनी बात रख रहे हैं। सिंह जी, गोवर्धन सिंह जादौन जी, माननीय विधायक गण श्री बहादुर सिंह जी, खुशी मौसम चौधरी जी, श्रीमती रितु बनावत जी, श्री रमेश सिंह जी, महंत बलबीर दास जी, सभी पूज्य संतजन और भरतपुर के लोकसभा क्षेत्र के बेर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबको राम राम सा। देवनारायण भगवान की इस पावन धरा को नमन करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ाने वाले महाराज सूरजमल की स्मृतियों को भी मैं नमन करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। हम लोग कितनी समृद्ध विरासत के उत्तराधिकारी हैं। महाराज सूरजमल ने औरंगजेब के छक्के छुड़ाते हुए उसके लाल किले में भूसा भरवाने का काम करवा दिया था। मुगल सेना उनके सामने नाक रगड़ने के लिए मजबूर हो गई थी। बहनों और भाइयों, और समृद्ध और पराक्रमी परंपरा का जो वारिस हो, वह किसी विभाजनकारी राजनीति को कभी भी प्रश्रय नहीं दे सकता, विभाजित नहीं हो सकता। और ये नए भारत का जो हम दर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, एक तरफ महाराजा सूरजमल की समृद्ध विरासत और दूसरी तरफ स्वतंत्र भारत में आपने देखा होगा कि पहली बार किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सम्मान दिया है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। बहनों और भाइयों, ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, चौधरी साहब के द्वारा किसानों के लिए, गरीबों के लिए अपने कार्यकाल के दौरान जो कार्य किया गया, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम सब आज नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज किस कदर दुनिया की एक ताकत बन रहा है, ग्लोबल पावर के रूप में भारत की अपनी एक पहचान बन रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र की अगर उस रिपोर्ट को पढ़े होते, द गार्डियन एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है ब्रिटेन का, और उसमें उसने एक बात कही। उसने कहा पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी मारे गए हैं, और उनका यह था कि हो सकता है ये भारत ने मारे हों, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो कल तक उन आतंकवादियों को प्रश्रय देते थे, एयर स्ट्राइक के भय से अब वह कुछ भी भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये नया भारत है। द गार्डियन की रिपोर्ट का और स्रोत का आधार क्या है हम नहीं जानते, लेकिन बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, अपने नागरिकों को सुरक्षा देना भी जानता है
अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है। और अगर कोई सीमा की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करता है तो केवल राजस्थान में राम राम शाह ही नहीं करते, बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज भारत का नागरिक कोई भी जाता है, दुनिया के अंदर उसका सम्मान होता है। सीमाएं सुरक्षित हैं, नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद समाप्त हुआ है। 1952 में कांग्रेस ने एक दंश दिया था देश को, कश्मीर में धारा 370 के रूप में। यह आतंकवाद की जड़ थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने आतंकवाद के इस दंश को सदैव के लिए उखाड़ करके समाप्त कर दिया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त, पत्थरबाजी समाप्त। अब भारत की सीमाओं के अंदर कोई आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा, नक्सलवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा। नहीं तो कांग्रेस के लोग बेदम रहते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे, घुटने टेकते थे। एक तरफ द गार्डियन की रिपोर्ट जो कहती है कि चुन चुन करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया अब इस आतंकवाद को बोझ मान रही है। और एक कांग्रेस थी, अपनी सरकार के समय बिरयानी खिलाती थी ना आतंकवादियों को। आप मुझे बताओ कि आतंकवादी मारे जाने चाहिए कि नहीं मारे जाने चाहिए? ये समाज के बोझ हैं, सबकी सुरक्षा के लिए खतरा है। और कांग्रेस गरीबों को भूखों मारती थी और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी। ये इनके हाथ थे। और मोदी जी तो 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे रहे हैं, पिछले 4 साल से दे रहे हैं और अगले 5 साल तक लगातार देंगे। बहनों और भाइयों, आज जो एक कार्य हो रहा है, चाहे वह सुरक्षा का हो और चाहे वह बड़े बड़े विकास के कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, जहां हर घर नल की योजना, हर खेत को पानी के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना। अभी यहां पे विजया जी बोल रही थी और जवाहर सिंह जी भी बोल रहे थे कि सिंचाई की योजना के लिए यहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने धनराशि स्वीकृत की है। बहनों और भाइयों, कोई राज्य सरकार अपने दम पर अकेले नहीं कर सकती थी। अगर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना नहीं होती तो ये डबल इंजन की सरकार का लाभ राजस्थान को आज प्राप्त हो रहा है। और इसीलिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में मैं पिछले 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं, पार्टी ने मुझे अवसर दिया है। मैं जानता हूं डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल नहीं, ट्रिपल स्पीड से हम जनता जनार्दन की सेवा भी कर पाएंगे, सुरक्षा भी दे पाएंगे। और आज ये कार्य हम लोग कर पा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के समय न नीति थी, न नेता थे, न निर्णय हो पाते थे, न नियति साफ थी। विकास के बड़े बड़े कार्य और गरीब कल्याण की तो कोई सानी नहीं। 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। यहां केवल राम मंदिर ही नहीं बना है, 4 करोड़ गरीबों के घर भी बने हैं। यह भी हमें नहीं बोलना चाहिए। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में फ्री में बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं और 10 करोड़ गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन भी मिले हैं। 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय भी बना है।
नौजवानों के लिए स्टार्टअप और स्टैंडअप की योजना है, उनके रोजगार की योजनाएं, पीएम विश्वकर्मा और ओडीओपी की योजनाएं, ये सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है, विकास भी है, आजीविका भी है, तो आस्था का सम्मान भी है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? ये तो बोलते थे राम हुए ही नहीं, ये बोलते हैं राम हुए ही नहीं। भगवान कृष्ण के बारे में भी अब मुझे बताओ, भरतपुर के लोग यहां पे हैं, ब्रिज मंडप का भाग है, बगल में मथुरा है, वृंदावन है, बरसाना है, गोकुल है, नंदगांव है, गोवर्धन है, ये कहते हैं कृष्ण हुए ही नहीं। इतना बड़ा अपमान है कांग्रेस के लोग हमारे इतिहास और हमारी विरासत पर ही प्रश्न खड़ा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे अब यूपी में कर्फ्यू नहीं लगता, नहीं लगता, वहां कर्फ्यू नहीं लगता, दंगा तो है ही नहीं, कर्फ्यू भी नहीं लगता। हां, कावड़ यात्रा धूम धड़ाके से निकलती है वहां पे, और धूम धड़ाके के साथ, कोई रोक टोक नहीं। और इसलिए बहनों भाइयों, ये जो कार्य हो रहे हैं, कुछ वर्षों से लगातार 5 वर्षों तक यहां पर कांग्रेस की सरकार रही है। कैसी सरकार रही है उस संबंध में मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। कानून और व्यवस्था नाम की तो कोई चीज रही नहीं गई। घर में घुसकर गला काट लेते थे, लोग मार दिए जाते थे, यह हालात थे। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कानून और व्यवस्था को जिस तरीके से चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं, इसके लिए मैं भजन लाल जी शर्मा को भी अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। मुझे जानकारी दी गई कि 9,371 आदतन जो अपराधी थे उनको उठाकर जेल में भेज दिया है, और 646 जो को ही समर्थन किया होता तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता, न सुरक्षा मिलती, न विकास होता, न गरीब कल्याण होता, न अयोध्या में राम मंदिर ही बन पाता। नहीं बनने ही नहीं देते कांग्रेस के लोग, चाहते ही नहीं कि समस्या का समाधान हो। कांग्रेस अपने आप में समस्या है, अपने आप में समस्या है। और इसलिए बहनों भाइयों, मैं आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए, आपका एक वोट अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी करता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करता है, आपको सुरक्षा भी प्रदान करता है, देश की सीमाओं को सुरक्षा भी प्रदान करता है। आपने मोदी जी के पहले किसी प्रधानमंत्री को बॉर्डर क्षेत्र में सैनिकों के साथ दीपावली मनाते हुए देखा है क्या? होली मनाते हुए देखा है क्या? कोरोना में जब हर व्यक्ति अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था, एक कांग्रेस के लोग, अन्य दलों के लोग गायब थे, तब मोदी जी एक एक राज्य में जाकर के लोगों के हित के लिए काम कर रहे थे, अपनी परवाह के बगैर। दुनिया के अंदर 2 वैक्सीन देने वाला भारत है, और दुनिया के सबसे बेहतरीन वैक्सीन भारत ने दिए हैं मोदी जी के नेतृत्व में। अगर ये मोदी जी के द्वारा वैक्सीन उस समय नहीं दी गई होती तो बहनों और भाइयों, क्या 140 करोड़ के भारत को हम बचा पाते? कोरोना जैसी महामारी से बचा पाता भारत को कोई? तो यह चुनाव हमारे लिए मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है, और इसीलिए हम लोग आए हैं आज भरतपुर में। मुगल सेनाओं को महाराजा सूरजमल ने भूसा भरने का काम किया था उनके किले में, कहा था तुम यही खाओ। अब भारत को रौंदने का सपना देख रहे थे वे लोग, उनकी औकात महाराजा सूरजमल ने खाई थी। और ये चुनाव है, देश के साथ गद्दारी करने वाले, देश की सुरक्षा के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले, गरीबों के हितों में डकैती डालने वाले
भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले इन कांग्रेसियों को भी अब उनका सही जगह दिखाने की आवश्यकता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आई है आपके पास फिर से लोकसभा चुनाव के लिए। मोदी जी ने कह दिया है, मोदी जी ने कह दिया है, एक संकल्पना दे दी है विकसित भारत की। विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान भी चाहिए। विकसित राजस्थान के लिए विकसित भरतपुर भी चाहिए। और विकसित भरतपुर के लिए यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने राम स्वरूप कोहली को यहां पे प्रत्याशी बना के भेजा है। इनको संसद में भी जाना आवश्यक है। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? और इसका श्रेय यदि दिया जाना चाहिए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने इस देश का नेतृत्व किया है, क्या हमारे लिए यह कम फक्र की बात है कि हमारा प्रधानमंत्री यदि दुनिया के दूसरे देशों में जाता है तो यहां पर हमको हिंदू मुस्लिम के आधार पर मुसलमान विरोधी हैं, यह हैं, वह हैं कहकर बहुत असमंजस की स्थिति थी। हमारे प्रधान कतर के राष्ट्राध्यक्ष, वहां के राष्ट्रपति ने हमारे 8 के 8 9 सैनिकों को माफ कर दिया, वह सकुशल भारत चले आए। अभी कुछ दिनों पहले विशाखापट्टनम में वहां के इंटेलेक्चुअल्स, जो वहां के बहुत बुद्धिजीवी समाज के लोग थे, उनको मैं संबोधित कर रहा था तो 2-3 लोग जो कतर से छूट कर आए थे, जिन्हें फांसी की सजा हो गई थी, वो लोग भी मुझे मिले थे। यह है भारत की हैसियत। आपने देखा होगा कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई इस समय चल रही है। धड़ाधड़ रूस की तरफ से भी मिसाइल चल रहे हैं, गोले चलाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ यूक्रेन की तरफ से भी मिसाइल, बम, गोले, तोप, जो कुछ भी हो सकती है सब चलाए जा रहे हैं। जब यह युद्ध शुरू हुआ था तो यहां पर हमारे यहां भारत के रहने वाले बहुत सारे बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ते थे, उनके माता पिता ने कहना यह प्रारंभ किया कि मोदी जी चाहे जैसे भी हो, हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकालकर आप भारत ले आइए। संकट की स्थिति थी, चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन को टेलीफोन मिलाया, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की को टेलीफोन मिलाया, और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन को टेलीफोन मिलाया। और आपको जानकर खुशी होगी, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,500 हमारे जवान भारत आ गए। यह है भारत की हैसियत। हमारे सेना के जवान भी अपनी शहादत देते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, इसीलिए न कि भारत माता का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हो। और किस लिए करते हैं? भारत माता की आन बान शान पर कभी आंच नहीं आनी चाहिए, यही हसरत होती है, इसीलिए सब कुछ करते हैं। और इन लोगों की अजीबोगरीब हालत हो गई है। भाजपा को हटाओ, चाहे जो कुछ भी हो, भाजपा नहीं रहनी चाहिए, यह इन लोगों का कहना है। मैं रक्षा मंत्री हूं, रक्षा के मामले में मैं जानता हूं, राजस्थान के लोग बहुत जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। यहां जो तोप, गोले, बारूद, मिसाइल पहले हम दुनिया के दूसरे देशों से खरीद कर लाते थे, माने आयात होता था, इंपोर्ट होता था। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि नहीं, भारत इन मामलों में भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। बहनों भाइयों, 2014 में जब हम लोगों की बनी थी, उस समय केवल 600 करोड़ रुपए का सामान हम दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर पाते थे। अब 600 करोड़ कुछ नहीं होता। आपको जानकर यह खुशी होगी कि 10 वर्षों के अंदर ही वह करिश्मा हो गया है। 21,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने एक्सपोर्ट दुनिया के दूसरे देशों को किया है, और दुनिया की टॉप 25 एक्सपोर्टर कंट्रीज में आकर हमारा ये भारत खड़ा हो गया है। और मैं यह भी जानकारी आपको देना चाहता हूं, इंजन भारत में नहीं बनता था,
बहनों भाइयों, एक साल के अंदर देख लेना, भारत की धरती पर इंजन बनेगा, भारतवासियों के हाथों से इंजन बनेगा। लेकिन मुझे तकलीफ होती है कभी कभी, और मैं सच बताऊं, मुझे हार्दिक पीड़ा होती है कभी कभी। जो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक होती है, मैं उसमें गृह मंत्री था इस देश का। सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, हम घुसकर मारते हैं। ये कांग्रेस के लोग उस पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। हमारे सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर यह प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करते हैं। बहनों भाइयों, कोई भी देशभक्त होगा, उस समय हमारे सेना के जवानों ने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया था, उसकी सराहना करनी चाहिए थी, संदेह व्यक्त नहीं करना चाहिए। वो प्रमाण मांग रहे हैं, प्रमाण दीजिए कि आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। अरे सारी दुनिया को प्रमाण मिल गया, आप ही को प्रमाण नहीं मिला। केवल देश की जनता को गुमराह करने के लिए। इसके पीछे यथार्थ कुछ नहीं है, सच्चाई कुछ नहीं है मेरे बहनों भाई। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, फैसला आप सबके हाथों में। आप ये कल्पना करिए, भारत को लोग दुनिया में कहते थे भारत ये गरीबों का देश है, बेरोजगारों का देश है। सुनेंगे 2014 में जब हम लोगों की सरकार बनी थी, धन दौलत, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में यह भारत दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था। आपको जानकर खुशी होगी, आज हमारा भारत 2 साल पहले ही अर्थव्यवस्था के आकार यानी इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। दुनिया के 5 देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया। और आज मैं कहकर जा रहा हूं, अब मैं ही नहीं कह रहा हूं, दुनिया की फाइनेंशियल फर्म जो कि आर्थिक मामलों की समय समय पर समीक्षा करती रहती हैं, रिपोर्ट देती रहती हैं, उन फाइनेंशियल फर्म ने कहा है अब वह दिन दूर नहीं है कि 2027 प्रारंभ होते होते ही भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा मेरे बहनों। अमेरिका होगा, चाइना होगा, उसके बाद दुनिया में कोई देश होगा तो उस देश का नाम होगा भारत। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। बराबर पहले घोटाले पर घोटाले, घोटाले पर घोटाले, और ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर इन्होंने रोक नहीं लगाई। बहनों भाइयों, अपने कलेजे पर हाथ रखकर खुद से यह सवाल पूछिएगा, जब भी कांग्रेस की सरकार रही है, कभी चीप घोटाला, कभी चीनी घोटाला, कभी कुछ घोटाला, कभी 2G घोटाला, कोई न कोई घोटाला बराबर हुआ। यहां तक कि कांग्रेस के मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी। क्या कोई मां का लाल यह कह सकता है कि 10 वर्ष हो गए मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलते हुए, भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर हमारी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया है मेरे बहनों भाई। और कांग्रेस के मंत्रियों को, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मंत्रियों को 2G घोटाले में जेल की हवा खानी पड़ी। आप कल्पना करिए। और ये हमको भ्रष्टाचार की पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। जानते हैं उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा, मैं उनकी नीयत पर संदेह नहीं करना चाहता, मैं किसी भी प्रधानमंत्री की, चाहे दूसरे पार्टी का प्रधानमंत्री क्यों न हो, मैं कभी आलोचना नहीं करता, क्योंकि मैं यह मानता हूं प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री संस्था होता है। प्रधानमंत्री इंडिविजुअल नहीं है, इंस्टीट्यूशन होता है। इसलिए मैं राजीव गांधी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मजबूरी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते मुश्किल 14 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता है। ये राजीव गांधी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा। असहाय थे प्रधानमंत्री रहते हुए, लेकिन उस चुनौती को पहली बार जी किसी ने स्वीकार किया तो हमारे प्रधानमंत्री ने। और सरकार बनने के साथ ही
मुझे याद है जब पहली मीटिंग थी 2014 में, जो सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री जी थे और मैं था, हम 2 लोग केवल उस बैठक में मौजूद थे और सारे अधिकारी बैठे। मैंने स्वयं पूछा, मोदी जी ये बतलाइए कि ये खाता सबका खुलवा रहे हैं, क्या होगा? कह राजनाथ जी बाद में बतलाएंगे, इस बैठक के बाद करिश्माई काम हो। मुझे कल्पना नहीं थी, सबके खाते खुल गए। अब दिल्ली की बैंकों से 100 पैसा यदि निकलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेबों में पहुंचता है। बहनों भाइयों, 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। इसलिए भ्रष्टाचार केवल भाषण देकर नहीं समाप्त किया जा सकता। भ्रष्टाचार को यदि समाप्त करना है तो सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लानी पड़ेगी, तब जाकर भ्रष्टाचार समाप्त होगा। कई ऐसे कदम, अब कोरोना के दौरान जो स्थिति पैदा हुई थी दुनिया के हर देश, आप ये कल्पना करिए, दुनिया का अकेला देश भारत है जहां पर कि नागरिकों को 3-3 कोरोना की डोज लग गई, वैक्सीन की, कोरोना वैक्सीन की डोज 3-3 लग गई। अमेरिका जैसे देशों में भी बहनों भाइयों हर नागरिक को 3 डोज कोरोना की नहीं लग पाई है, वैक्सीन की। हम भारत को उन्नत शिखर पर ले जाना चाहते हैं, ये हमारे दिल की एक तड़प है। और जो 1 सेकंड सोचे बिना तुरंत कहा कि मैं कल ही आ जाता हूं। मैंने कहा कल नहीं तो बोले परसों आ जाता हूं। सोच सकता है कोई व्यक्ति जो लोकसभा के अंदर जिनको दिन रात एक करके काम करना पड़ रहा है, वो भजन लाल जी ने कार्यकर्ता की अपील को स्वीकार करके आज हमारे बीच में आकर के कार्यकर्ताओं का, नौजवानों का हौसला अफजाई करने का काम किया। मैं फिर हृदय के अंतःस्थल से आपका इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब, आपने जो समझौता यमुना का किया, ये शेखावाटी की धरती, ये 3 जिले, पानी जब मिलेगा तो बच्चा बच्चा, माता बहने, बूढ़ा बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देगा। आपके लिए भगवान से कामना करेगा कि ऐसे आदरणीय भजन लाल जी को युगों युगों तक आगे बढ़ने का मौका मिले। ये आपने करके दिखा दिया। लोग कहते थे, ये कांग्रेस के लोग ईआरसीपी की बात करते थे, अशोक गहलोत, लेकिन भजन लाल जी का वो भाषण मुझे याद है जब राजस्थान की विधानसभा में नेता के रूप में, सदन के नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, दोस्तों आप सब लोगों ने सुना भजन लाल जी का भाषण। इन्होंने एक एक व्यक्ति की बोलती बंद करके कहा, कांग्रेस के लोगों तुम बोलना जानते हो, काम करना नहीं जानते हो। और जो कोई बोला उनको जवाब दिया, काम करके जवाब दिया। ईआरसीपी को लागू करने का काम भजन लाल जी ने किया। माता बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। ये भजन लाल जी की अपील के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के सम्मान निधि को बढ़ा करके किसानों के हित में काम करने का काम किया। अनेक ऐसे काम जो भजन लाल जी से लोग उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, बोलने को तो इतना है भजन लाल जी के बारे में। भजन लाल जी कैसा व्यक्तित्व है। इन्होंने कहा कि मैं, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम करते हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी से शिक्षा लेकर के अपने आप को उनका 10% भी डालने की कोशिश करे तो ये हिंदुस्तान तीसरी आर्थिक शक्ति बनने से इसको कोई नहीं रोक सकेगा। मैं आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब आपका फिर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं जब चुनाव हार करके गया, मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के गेट पर मिल गए। मुझे कहा कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन एक बात मित्रों आप सब लोगों को कहता हूं, एक बात इन्होंने कहा। उस समय तो माननीय भजन लाल जी शर्मा को तो मुझे पता होगा कि ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन मुझे तो नहीं पता था। मैंने इनको कहा भाई साहब हम तो हार गए, आप जीते हो, आपसे हमारी उम्मीदें हैं, क्योंकि मैंने वो रूप देखा है महामंत्री के रूप में, एक साधारण कार्यकर्ता को बुला करके उसके दुख दर्द में भागीदार बनते थे। इन्होंने कहा अविनेश जी, हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं है। रतनगढ़ के लोगों, आज भजन लाल जी शर्मा साहब ने यहां आकर के इस बात का संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की बातों को, उनकी नीतियों को घर घर तक पहुंचाना है। और उसके बाद में भजन लाल जी के ऊपर सारी बातें हम लोग छोड़ देते हैं।
हम फिर आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपने जो समय दिया इसके लिए हृदय के अंतःस्थल से, और जितने भी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, ये बाजार के अंदर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप सब लोगों से एक आग्रह करता हूं, माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब का रथ जब चलेगा, साथ साथ सारे लोग बाजार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करते हुए साथ में चलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गला खराब होने के बावजूद भी आना स्वीकार किया। हृदय के अंतःस्थल से फिर मेरे साथियों की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन, स्वागत अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छापर शहर से मोतीलाल जी मेघवाल, पूर्व पार्षद, वर्तमान उनके पुत्रवधु मेघवाल समाज के मुखिया व आरएलपी अध्यक्ष बाबूराम जी जाट ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आपका भी स्वागत अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कभी खलती थी, मैं तो केंद्र में भी बातचीत होती थी तब भी लोगों से मैं कहता था, और मैं आश्वस्त हूं, आश्वस्त होकर जाऊं पक्का। मेघवाल जी तालियां बजा रहे हैं। बहनों भाइयों, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लंबे समय के बाद आया हूं, लेकिन पूरी तरह से दुरुस्त